स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द केरल के पर्सपेक्टिव से है। केरल गवर्नमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ है पोर्ट के इनॉग्रेशन के रिगार्डिंग में। त्रिवेंद्रपुरम का जो एरिया है वहाँ पे विंजिम पोर्ट है जिसको कि कंस्ट्रक्ट किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। पोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ ही इंडिया का जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड है उसके अंदर प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगा। आने वाले समय के अंदर में जो इंडियन ओशियन रीजन से पास होने वाला जो ग्लोबल ट्रेड है वो अपना डॉकिंग प्रोसेस है वो भी केरल के वहाँ पे कैरी आउट कर सकेगा। पोर्ट के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इस पोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है। डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट के रूप से भी इसको जो डेवलप है वो किया जाएगा और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कंटेनर शिप पोर्ट है वो उसके रूप से ये यहाँ पे डेवलप होगा। कंटेनर शिप पोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा भी महाराष्ट्र के वहाँ पे वाधवन नाम का एक पोर्ट है या वदावन नाम का जो पोर्ट है जिसका कंस्ट्रक्शन एज ए कंटेनर शिप पोर्ट के रूप से ही किया गया है। अभी आप कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर में है। वाधवन का जो सी पोर्ट है मेजर पोर्ट के रूप से उसको डेवलप है वो किया जाएगा। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इंडिया का जो कोस्टल लाइन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो टोटल हमारा जो कोस्टल लाइन का एरिया है वो कितना है, तो स्टूडेंट टोटल एरिया है 7515.6 किलोमीटर है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो हमारा कोस्टल एरिया है उसके अंदर में अपना जो मैरीटाइम एरिया है या कोस्टल एरिया है वो शेयर करते हैं, तो 9 स्टेट्स हैं। स्टूडेंट्स, यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है इस तरीके से कि हाउ मेनी स्टेट्स हमारा जो मैरीटाइम कोस्टल एरिया है वो शेयर करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 9 हैं टोटल। कौन कौन से हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि गुजरात से वो स्टार्ट होता है और उसका एक्सटेंशन आपको हमारा डेट। अब देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी क्या एरिया शेयर करते हैं कोस्टल एरिया जो किसी भी वाटर बॉडी के साथ में। आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो नहीं है बट उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल तक आपको जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको बताना है। फिर अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से तो यूटीज भी आप देखिए कि 4 हमारा यूटी हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं। कौन कौन सा 4 यूटी हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दमन एंड दीव है। जब दमन एंड दीव के साथ ही दादर एंड नागर हवेली को भी मर्ज कर दिया गया था 2019 के समय में। स्टूडेंट, दमन एंड दीव के अलावा आपको अंडमान एंड निकोबार है। दमन एंड दीव के अलावा अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है और पुडुचेरी है। पुडुचेरी जो हमारा यूटी है, पुडुचेरी जो यूटी है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में सिचुएटेड है, जिसके अंदर माहे है, यमन है, कराईकल है और पुडुचेरी है। कराईकल एंड पुडुचेरी है उसका जो लोकेशन है वो आपको तमिलनाडु के वहाँ पे, एक पार्ट है जो केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है और एक पार्ट आंध्र प्रदेश के वहाँ पे। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको नहीं पता है। और आप देखिए कि पुडुचेरी है जो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर में इसको ऐड है वो किया गया था। तो ये हमने बेसिकली लोकेशन के बारे में देखा, कौन कौन से स्टेट्स हैं वो देखा है। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इतना लार्जेस्ट हमारा जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है वो शेयर होता है इंडिया का। बट अगर हम बात करें यहाँ पे जो ट्रेड के रिगार्डिंग में जो शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस हुआ करता है कि हमारे यहाँ पे शिप बिल्डिंग का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे शिप बिल्डिंग का जो वर्क है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी कम है हमारे यहाँ पे शिप बिल्डिंग का जो वर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में, आपको यहाँ पे इंडिया का जो मैरीटाइम ट्रेड के थ्रू जो प्रेजेंस है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि 95% हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है जो हम अदर कंट्रीज़ के साथ में कैरी आउट करते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, उसका 95% बाई वॉल्यूम जो ट्रेड है वो आपको इसी डेट मैरीटाइम के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। बाई 95% बाई वॉल्यूम है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसको कि रिलीज किया जाता है, उसके अंदर भी हमारा जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुआ है। 22 रैंकिंग था लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में। स्टूडेंट्स, आपको हमारे जो जो मैरीटाइम ट्रेड के अंदर में जो प्रेजेंस है उसके रिगार्डिंग में जो मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। कुछ हमारे यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं, प्रेजेंट समय में जो मेजर पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं वो 12 हैं। 2 ऐसे भी पोर्ट्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है, कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर में है, और माइनर पोर्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। मेजर पोर्ट्स का जो रेगुलेशन है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो एक बार मेजर पोर्ट्स को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कांडला पोर्ट है, जिसको कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो नेमिंग है वो दीनदयाल पोर्ट के नाम से किया गया, जो कि एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं दीनदयाल साहब। नेक्स्ट आप देखिए कि कांडला पोर्ट का जो नाम है वो आप काफ़ी बार सुनोगे जब आप जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी को रीड करोगे। हमारा जो एनर्जी सेक्टर का जो ज्योग्राफी है, जिसमें पाइपलाइंस के बारे में मेंशन हुआ करता है, कांडला के एरिया से काफ़ी सारा जो क्रूड ऑयल का पाइपलाइन है वो पास करता है। गुजरात के इस एरिया से काफ़ी सारा जो क्रूड ऑयल का जो पाइपलाइंस है उनका जो अदर एरिया के अंदर में जो आप देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में उनका पासिंग आपको देखने के लिए मिलता है। दीनदयाल पोर्ट जो कांडला पोर्ट है उसके सदर्न पार्ट के अंदर में फिर आप देखिए कि मुंबई पोर्ट है वो सिचुएटेड है। मुंबई पोर्ट के पास में ही नियर बाई एरिया के अंदर में JNPT पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है JNPT पोर्ट है। तो आप देखिए ये वो 3 पोर्ट्स हैं जिनको कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू इनको इनिशियल फेज के अंदर कनेक्टिविटी का कहा गया था, जिससे मिडिल ईस्ट के साथ में और यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी का एक नया रूट है उसको डेवलप किया जा सके। 3 पोर्ट के बाद में अगर हम डिस्कस करें, गोवा के वहाँ पे एक पोर्ट है। गोवा के वहाँ पे पोर्ट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मुर्मू गांव है उस पोर्ट का नाम। आप देखिए कि मोरमू गांव है, मोरमू गांव उस पोर्ट का नाम है। फिर धारवाड़ का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि इस एरिया से जितना भी जो हमारा कोल का जो प्रोडक्शन है, अदर जो मिनरल्स का जो प्रोडक्शन है उसको सप्लाई किया जा सके, आयरन का जो प्रोडक्शन है, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि मैंगलोर पोर्ट का नाम आप काफ़ी बार रीड करोगे ज्योग्राफी के अंदर ही। तो मैंगलोर पोर्ट है वो सिचुएटेड है। और सदर्न पार्ट के अंदर में जो पोर्ट यहाँ पे है वो है स्टूडेंट्स कोचिन पोर्ट। कोचिन पोर्ट आप देखिए कि सोलार एनर्जी को यूज किया गया था उनके द्वारा। सॉरी, वो कोचिन का एयरपोर्ट है, कोचिन पोर्ट नहीं है। कोचिन एयरपोर्ट के द्वारा किया गया था स्टूडेंट। फिर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी रिसेंटली हर एक घर के ऊपर में सोलार का जो पैनल है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप देखिए कि ये क्यों चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कोई एयरपोर्ट है, कोई गवर्नमेंट का बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे तो सोलार पैनल्स का प्रेजेंस इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ समय के अंदर में, पर हाउस होल्ड के अंदर में नहीं था। तो पर हर एक हाउस होल्ड के ऊपर में जो सोलार पैनल है उसको लगाया जाए, उसके रिगार्डिंग में ये PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है उसको चलाया गया। तो ये अभी हमने कोचिन के रिगार्डिंग में इसको रीड किया। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारा ईस्टर्न कोस्ट के रिगार्डिंग में भी कुछ पोर्ट्स हैं। चेन्नई का जो पोर्ट है जिसको कि हम कामारजार पोर्ट के नाम से जानते हैं, चेन्नई का जो पोर्ट है जिसको हम किस नाम से जाना करते हैं? कामारजार पोर्ट के नाम से। तूतीकोरिन पोर्ट है, तूतीकोरिन का वो एरिया है, वहाँ पे चिदम्बरम पिल्लई नाम के जो पर्सन है वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। 1905 का बंगाल पार्टीशन मूवमेंट के समय स्वदेशी मूवमेंट उनके द्वारा चलाया गया था। तो आप देखिए कि तूतीकोरिन पोर्ट है, तूतीकोरिन पोर्ट है। फिर स्टूडेंट्स आपको एन्नोर पोर्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एन्नोर पोर्ट है। फिर आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में वाइजाक है, विशाखापट्टनम का जो वाइजैक है, वाइजैक पोर्ट है। पारादीप है, पारादीप कहाँ पे है? पारादीप है उड़ीसा के वहाँ पे। और स्टूडेंट्स कैलकाटा पोर्ट है, कैलकाटा पोर्ट है। तो इस तरीके से टोटल 6 पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट के अंदर में है, 6 पोर्ट हैं जो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर में हैं। 2 नए पोर्ट हैं जिनको कौन से जो पोर्ट हैं जिनको प्रपोज किया गया है, एक तो महाराष्ट्र के वहाँ पे ही वाधवन या वधवान नाम से जो पोर्ट है उसको प्रपोज किया गया है। और स्टूडेंट्स गैलेथिया बे जो है उस एरिया के अंदर में अंडमान एंड निकोबार का जो निकोबार आइलैंड है, जहाँ पे अंडमान निकोबार पोर्ट या गैलेथिया बे पोर्ट है उसको भी डेवलप है वो किया जाएगा। तो ये पोर्ट के बारे में हमने देखा। सागरमाला एक हमारे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसके अंदर पोर्ट के अंदर रहने वाले जो कम्युनिटी हैं, ये आप देखिए कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सके। 4 पिलर्स इसके इम्पोर्टेंट थे सागरमाला इनिशिएटिव का, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में कास्ट सेंसस के पर्सपेक्टिव से कि जब भी हमारा सेंसस का एक्सरसाइज कंडक्ट होगा उसके रिगार्डिंग में कास्ट का जो डाटा है उसको भी कलेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट 2011 का जब सेंसस कंडक्ट हुआ था लास्ट टाइम, तो उस समय भी आप देखिए कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट के जो डाटाज हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट डाटाज हैं उनको कलेक्शन तो किया गया था, बट वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं हुए, कभी भी उनको रिलीज है वो नहीं किया गया। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो बेसिकली एक क्राइटेरिया है यहाँ पे जो बेनिफिशरीज के आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग में, ये भी आपको जो पता है वो होना चाहिए। और गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि सेंसस को जो कोविड-19 की वजह से जो डिले किया गया,
उसको कंडक्ट करना चाहिए। जो नंबर ऑफ पर्सन है वो बेनिफिट अपना जो बेनिफिट है वो नहीं रिसीव कर पाते हैं, सोशल सिक्योरिटी का जो स्कीम है या जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उनके थ्रू में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि लास्ट टाइम जो कास्ट सेंसस का जो डाटाज हैं वो कब कलेक्ट हुए थे, 1931 के समय कलेक्ट हुए थे, ब्रिटिश एरा के समय में। उसके बाद में जितने भी जो सेंसस हुए हैं उसके अंदर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग में जो डाटाज हैं वो कलेक्शन हुआ है। स्टूडेंट शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी हैं, स्पेशली झारखंड के एरिया के अंदर में। वहाँ पे आप देखिए कि सरना नाम से एक रिलीजन को फॉलो किया करते थे, तो उनका डिमांड था कि उनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर में ना कंसीडर किया जाए, उनका एक सेपरेट कैटेगरी है उसको इंक्लूड करते हुए उनका अलग से जो सेंसस है वो यहाँ पे कंडक्ट है वो हो। जो सेंसस है वो किसके थ्रू कंडक्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये कंडक्ट होता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं जो इस सेंसस को कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो वो सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया था 1871 के समय में, 1871 के समय कंडक्ट हुआ। बट ये नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस था। 1881 के समय आप देखिए कि फर्स्ट टाइम जो सिंक्रोनाइज वे के अंदर में सेंसस है वो कंडक्ट होता है। हमारे जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर हैं वो कौन थे, सेंसस के जो कमिश्नर हैं वो कौन थे, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि सेंसस के बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान का जो आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा जो उनके द्वारा स्पॉन्सर करते हुए जिन टेररिस्ट को सेंड किया गया इंडिया के अंदर में, और उनके द्वारा जो सिविलियन पर्सनस का जो कैजुअलिटीज़ जो किया है, उसके बाद में कंटिन्यूस इंडिया और पाकिस्तान जो एक कन्फ्लिक्ट मोड के अंदर में है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो इंडियन एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया गया है पाकिस्तान एयरलाइंस के रिगार्डिंग में, और जो यहाँ पे एयरमैन जो पर्सन हुआ करते हैं उनको नोटिस है वो सर्व किया गया है, नोटिस किया गया है एयरमैन पर्सन को कि यहाँ पे आने वाले समय के अंदर में इंडियन स्पेस है उसको आप नहीं यूज करोगे, इंडियन स्पेस को आप नहीं यहाँ पे यूज है वो कर सकते। ग्लोबल पावर्स के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान को जो भी डिफरेंसेस हैं उनको रिजोल्व करने के बारे में कहा गया है। कुछ आप देखिए कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर में सऊदी अरेबिया हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, उनके द्वारा भी इंडियन एंड पाकिस्तान अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में जो अप्रोच है वो किया गया। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम आपको एयर स्पेस के बारे में यहाँ पे जो जानकारी है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कलकत्ता के बारे में मेंशन किया गया, कोलकाता के वहाँ पे एक होटल के अंदर में आप देखिए कि फायर का जो इंसिडेंट है वो हुआ है। जब भी फायरिंग के बारे में मेंशन होता है आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग कोड के अंदर में मेंशन किया गया है कि प्रॉपर वे के अंदर में कोई भी अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कोई होटल है या कोई डेट मूवी थिएटर है वो एग्जिस्ट करता है, तो उनका प्रॉपर एग्जिट है वो होने चाहिए। कोई भी इंसिडेंट अगर सामने आता है तो प्रॉपर एग्जिट वहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। बट काफ़ी बार आप देखिए कि यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल म्यूनसिपैलिटी का जो ऑफिस है या जो भी लोकल गवर्नमेंट है अर्बन डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में, उनके थ्रू आप देखिए कि वहाँ पे परमिशन है वो ले लिया जाएगा। काफ़ी बार आपको इस तरीके से भी जो होटल इंडस्ट्री है उनका प्रेजेंस काफ़ी सारे कंजेस्टेड एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में करोल बाग का एरिया है, दिल्ली के अंदर में करोल बाग का एरिया है, वहाँ पे भी एक 2018 या 17 के समय एक फायर का इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिशियल हैं उनका भी वहाँ पे डेथ है वो हो गया था। तो स्टूडेंट्स कंजेस्टेड एरिया के अंदर में प्रेजेंस होना, प्रॉपर एग्जिट्स का ना होना, बिल्डिंग कोड के जो वहाँ पे गाइडलाइंस हैं उनको नेग्लिजेंस को कैरी आउट करना, और आप देखिए कि काफ़ी बार लोकल परमिशंस हैं उनका ग्रांट होना करप्शन के बेसिस पे या किसी और इश्यू की वजह से, जब ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि हम काफ़ी बार एक सिनेमा हॉल का जो फायर इंसिडेंट है उसके बारे में रीड करते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है, उपहार नाम का जो सिनेमा हॉल था, उसके अंदर में एक फायर का इंसिडेंट हुआ। एक कपल जो पर्सन है उनके द्वारा अपने 2 चिल्ड्रंस हैं उनको लॉस्ट किया गया था। आप देखिए कि उनके द्वारा फिर कंटिन्यूस अपना फाइट है उसको कैरी आउट किया गया। उन कपल पर्सन्स का जो नेम है वो आप कोट कर सकते हो, स्पेशली अपने आंसर के अंदर में। अगर आपसे जीएस पेपर 3 के अंदर में या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे जो नीलम कृष्णा मूर्ति हैं, शेखर कृष्णा मूर्ति हैं, उनके द्वारा अपने चिल्ड्रंस के लॉस्ट के बाद में कंटिन्यूस जो अपना एक मूवमेंट चलाया गया कोर्ट के थ्रू, जो बैटल है उसको फोर्ट किया गया कि डेट बिल्डिंग कोड है वो एग्जिस्टेंस में आ सके, प्रॉपर वे के अंदर में फायरिंग के जो गाइडलाइंस उनको फॉलो
एंटी फायर के इंसिडेंट के समय उनको फॉलो है वो किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो पेटिशन के अंदर में ऑब्जर्व किया गया कि अगर किसी भी पर्सन के द्वारा जो डिजिटल एक्सेस है वो किया जाता है ई गवर्नेंस एंड वेलफेयर डिलीवरी के रिगार्डिंग में, वो उनका फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 21 के अंदर में, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंडर में। तो काफ़ी सारे हमारे आप देखिए कि यूनिवर्सल राइट के रूप से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि काफ़ी सारे ऐसे राइट्स हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं आर्टिकल 21 के अंदर में, अंडर द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर। प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी है जिसको इन्वोक किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट के अंदर में कि इक्वलिटी को आपको इंश्योर करना है। कोई भी अगर आप देखिए कि अगर कोई पर्सन है जो कि डिसेबिलिटी है उससे यहाँ पे इफेक्टेड है तो उनको भी बेसिकली आपको डेट जो प्रॉपर वे के अंदर डिजिटल एक्सेस है उसको प्रोवाइड करना है। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। कुछ राइट्स आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपके द्वारा जो पर्सन को चूज किया गया है उसी के थ्रू आपका मैरिज हो, तो राइट टू मैरिज के रिगार्डिंग में राइट टू प्राइवेसी बता दिया जाएगा कि आप अपने जो फंडामेंटल थिंग्स हैं उनको आप नहीं शेयर करना चाहो किसी से, पब्लिक जो आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका। थर्ड आप देखिए कि आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपका अरेस्ट होता है तो अरेस्ट के दौरान में हैंड कफिंग जो आपका हथकड़ी लगाया जाए तो उसके रिगार्डिंग में आपको राइट अवेलेबल है। तो इनमें से कौन कौन सा जो राइट है वो आर्टिकल 21 के अंडर में है, ऐसे आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे पेपर के अंदर में। तो इस तरीके से प्रिपेयर रहिए। नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत के जाके अंदर रीड कीजिए आर्टिकल 21 को। लक्ष्मीकांत एक पॉपुलर बुक है जो पॉलिटी के रिगार्डिंग में एस्पिरेंट्स रीड किया करते हैं, और इस समय के साथ में उस बुक के अंदर भी अपग्रेड है वो ज़रूर से कैरी आउट करना, जैसे कि इस टॉपिक को ऐड कर लेना वहाँ पे कि डिजिटल एक्सेस अगर किसी के द्वारा किया जाए इसके रिगार्डिंग में, वेलफेयर स्कीम्स के रिगार्डिंग में, ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग में, तो उसको आर्टिकल 21 का ही जो पार्ट है वो माना गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो M.K. नारायण साहब हैं, फॉर्मर हमारे सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखा गया है ग्लोबल डिसऑर्डर के पर्सपेक्टिव से। ग्लोबल डिसऑर्डर के अंदर में अलग अलग एरियाज़ के बारे में डिस्कशन है। एग्जाम के रिगार्डिंग में ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बट अगर हम एक बार यहाँ पे कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है प्रेजेंट समय के अंदर में, आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे जो ग्लोबल पावर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे भी आप देखिए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है। न्यू पॉलिटिकल पर्सन जब से पावर के अंदर में आए हैं उनके द्वारा टैरिफ को इम्पोज किया जाना, अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो वहाँ पे डैमेजिंग सिचुएशन के अंदर में है। वहाँ से काफ़ी सारे ऐसे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनको कि डिपोर्ट किया गया अदर कंट्रीज़ के अंदर में जहाँ से ओरिजिनली बिलोंग किया करते थे। तो उसके बाद से कंटिन्यूस आपको जो अनसर्टेनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ही आप देखिए कि ग्रीनलैंड को अनेक्स करने का कहा गया था। ग्रीनलैंड उनके नियर बाई एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है, तो ग्रीनलैंड के अनेक्स के बारे में अपने कंट्रोल के अंदर में, कनाडा को भी अपने कंट्रोल के अंदर में रखने के लिए कहा गया। तो इस तरीके से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के अंदर भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन है, ग्लोबल डिसऑर्डर का जो सिचुएशन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि पनामा कैनाल है उसको भी अपने कंट्रोल के अंदर लाने का बात किया गया था उनके द्वारा, तो उस समय से वहाँ पे भी अनसर्टिनिटी है। काफ़ी सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर में सेंड किया गया। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लैटिन अमेरिका के अंदर में, लैटिन अमेरिका के अंदर में वेनेजुएला आप देखिए कि कंटिन्यूस अनसर्टिनिटी है वहाँ पे। और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तो ऐसे रीजन है जहाँ पे कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ये सब न्यूज़ के अंदर में रहा करते हैं। काफ़ी बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, कभी ड्रग ट्रैफिकिंग है, कभी आप देखिए ऑयल के रिगार्डिंग में, कभी किसी मिनरल के रिगार्डिंग में अनसर्टेनिटी है वो हुआ करती है। अफ्रीका के अंदर भी आप देखिए कि अभी हमने कुछ दिन पहले कोंगो के बारे में, रवांडा के बारे में डिस्कस किया है कि वहाँ पे M23 जो रेबल ग्रुप है उसको सपोर्ट एक दूसरे के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी के अंदर में है। वहाँ पे जो ग्लोबल डोमिनेटेड पावर्स हैं अपने कंट्रोल के अंदर में उन एरियाज़ को रखना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल जो सी रूट का एरिया है जहाँ से मैक्सिमम ट्रेड पास करता है उस एरिया के अंदर में उनका सिचुएशन होने की वजह से। फिर स्टूडेंट्स अगर हम मिडिल ईस्ट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि इजराइल है, इजराइल का कन्फ्लिक्ट है नॉर्दर्न पार्ट में लेबनान के साथ में, सदर्न पार्ट के अंदर में डेट जो इजराइल के एरिया के अंदर में जो सिचुएटेड है, कौन सिचुएटेड है, गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे हमास का डोमिनेशन है। फिर आप देखिए रेड सी के अंदर में यमन है, यमन के वहाँ पे होती रेबल ग्रुप हैं।
तो इस तरीके से अनसर्टिनिटी है, ईरान का फिर अनसर्टिनिटी है यहाँ पे। अगर हम बात करें यूरोप के अंदर में, तो यूरोपियन यूनियन का जो प्रेजेंस हुआ करता था यूएस के डिसीजंस के रिगार्डिंग, उसका भी जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो डिक्लाइन हुआ है। वहाँ पे आप देखिए कि रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, यूक्रेन के लीडर का डिफरेंट एस्पिरेशंस है वहाँ पे। तो काफ़ी बार ये जो अनसर्टिनिटी जो आपको देखने के लिए मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान पहलगाम टेरर अटैक के बाद में जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ में डिफरेंसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूस इस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिस्ट है उनको सेंड करेगा, तो आप देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो एक अच्छे फेज के अंदर में नहीं एंटर करेंगे कभी भी वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइना और ताइवान का भी इशू है, जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में चाइना का ताइवान के साथ में इशू है, चाइना का फिलीपाइंस के साथ में इशू है, और भी काफ़ी सारे जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं उसके रिगार्डिंग में भी आपको कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये कन्फ्लिक्ट क्यों यहाँ पे हुआ करते हैं? मेजरली जो रीजन है वो आपको लीडर लेड डिस्ट्रप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। कि आप देखिए कि कोई ऐसा लीडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और पॉपुलर होते हुए उनका एस्पिरेशन को फुलफिल करने के रिगार्डिंग में नाइबर एरियाज़ के अंदर में एनक्रोचमेंट है या डिसऑर्डर का सिचुएशन उनके द्वारा क्रिएट है वो किया जाता है। तो कुछ ग्लोबल लीडर्स का जो नाम है वो भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। इंडिया का आप देखिए कि वन काइंड ऑफ सेम के बारे में, हमारे एक सेम सिचुएशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि 1 मई का जो डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लेबर डे के रूप से। बट स्टिल हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी लेबर पर्सनस हैं जो बॉन्डेड लेबर के अंदर में उनका प्रेजेंस है, उनका कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन है वो किया जाता है। काफ़ी बार आपको चिल्ड्रंस हैं वो भी आप देखिए कि उनको ट्रैफिक है वो किया जाता है लेबर एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करने के रिगार्डिंग में। क्योंकि स्टूडेंट जो फायर का वो जो आप देखिए कि जो पटाखा का जो इंडस्ट्री है, जो फायर क्रैकर्स का जो इंडस्ट्री है, जिसके अलावा बीडी जो बनती है, इंडियन सिगरेट आप उसको बोल सकते हो, तो वहाँ पे काफ़ी बार चिल्ड्रंस को भी आप देखिए कि बॉन्डेड लेबर के रूप से इंगेज है वो कर लिया जाता है, क्योंकि उनकी जो अंगुलियाँ हैं वो उन तेंदुपत्ताज हैं उनको रोल करने के अंदर में काफ़ी इजीली वे के अंदर में वर्क को कैरी आउट करती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पेमेंट भी काफ़ी कम देना होता है, तो इस वजह से ये आपको अनएथिकल प्रैक्टिस आपको देखने के लिए मिलती है। अब इसके बारे में हम रीड करेंगे, तो आप देखिए कि किसी भी जो वर्कर हैं, किसी भी वर्कर को यहाँ पे डिग्निटी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में 1 मई को एज ए लेबर डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। बट स्टिल आपको मिलियन पर्सनस हैं जिनका बॉन्डेड लेबर के रूप से जो ट्रैप है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कौन पर्सन है जो बॉन्डेड लेबर के अंदर में जिनका इंगेजमेंट हुआ करता है, जो इस तरीके से स्लेवरी काइंड ऑफ प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट करते हैं। हमारे कंट्री के अंदर में 1975 के समय में बॉन्डेड लेबर का जो प्रैक्टिस है उसको अबोलिश वो कर दिया गया था। 2015-16 के समय में गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 15 ईयर्स का एक प्लान लाया गया था कि कैसे जो पर्सन उसके अंदर में इंगेज हैं उनका रिहेबिलिटेशन को कैरी आउट किया जाएगा। बट स्टिल आपको स्टूडेंट्स काफ़ी सारे लोगों का इसके अंदर में एक्सप्लॉयटेशन है, इनका जो ब्रूटिलिटी है वो इनको फेस करना होता है काफ़ी सारे लोगों को। स्टूडेंट्स क्यों लोगों को ब्रूटिलिटी या एक्सप्लॉयटेशन फेस करना होता है, उसके बिहाइंड में रीज़न यही है। अगर कोई पर्सन वल्नरेबल है तो मोर चांसेज हैं। वल्नरेबल किस तरीके से? एजुकेशन वे के अंदर में वल्नरेबल है, तो आप देखिए कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में उनका जॉब को कैरी आउट किया जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अगर जॉब को कैरी आउट किया जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर जो डिग्निफाइड वे के अंदर में जो वर्किंग है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड हुआ करता है, उसके अंदर में आप देखिए कि उनको वर्क को भी कैरी आउट करना होता है, अंडर पेमेंट उनको किया जाएगा उसके अंदर में। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एजुकेशनल के अलावा आप देखिए कि फाइनेंशियली अगर कोई पर्सन है वो बेटर सिचुएशन के अंदर नहीं है तो वो भी वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर ही काउंट होगा। सोसाइटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको कि अंडर पेमेंट वर्क को कैरी आउट करवाया जाएगा बट उनको फाइनेंशियली कम सपोर्ट है, फाइनेंशियली कम पैसा है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के बारे में है, क्या फ्यूचर के समय एज इसको फ्यूल के रूप से यूज किया जा सकता है? तो आप देखिए कि नेचुरल वे के अंदर में हाइड्रोजन है वो प्रेजेंस हुआ करता है। नेचुरल वे के अंदर में फ्री गैस के रूप से जियोलॉजी के अंदर इसका प्रेजेंस होता है। आने वाले समय के अंदर में ग्लोबल जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में सफिशिएंट, ये आप देखिए कि वन ऑफ द सोर्स है वो इसको बताया गया है डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर में
इंडिया के अंदर में हाइड्रोजन का किस तरीके से प्रेजेंस है, अनटैप्ड फॉर्म के अंदर में है, अभी उसका जो यूज है वो नहीं किया गया है, अनटैप्ड सिचुएशन के अंदर बताया गया है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर में मिला करता है, धारवाड़ है, विंध्या का एरिया है, विंध्या के अलावा हिमालयन एरिया है, और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अदर जो एरियाज हैं वहाँ पे भी हाइड्रोजन का जो अनटैप्ड वे के अंदर प्रेजेंस है, तो उसको यूटिलाइज फ्यूचर के अंदर में फ्यूल के रूप से किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड 16 मेंबर का ये बोर्ड हुआ करता है। 1998 के समय इसको फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको अपना जो एडवाइस है वो कैरी आउट करता है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया है, कल भी हमने इसको रीड किया था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अपना डेट जो इंफॉर्मेशन है वो इनके द्वारा प्रोवाइड करना सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स इसके अंदर में फॉर्मर जो रो के जो चीफ हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अंदर में। शुगर केन के रिगार्डिंग में हम रीड करते हैं कि उसका जो एमएसपी है वो नहीं होता है, उनका हुआ करता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइस है वो उनका एफआरपी हुआ करता है। एफआरपी को आप देखिए कि इंक्रीज है वो किया गया है यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में। शुगर केन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, इथोनेल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बायोफ्यूल को यूज करते हुए 20% ब्लेंडिंग है वो किया जाएगा। आने वाले ईयर्स के अंदर में हमारे यहाँ पे प्रेजेंट समय में 10% को अचीव किया गया है, अब 20% ब्लेंडिंग है वो रहेगा। तो शुगर केन है उनका यूज है वो हो सकता है, जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं उनका एज ए बायोफ्यूल के अंदर में या फ्यूल के अंदर में ब्लेंडिंग प्रोसेस के थ्रू यूज है वो हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस है एंटीबायोटिक्स का, जो अच्छी एंटीबायोटिक्स है उनका एक्सेस है वो नहीं है। वैसे तो एंटीबायोटिक्स का जो इम्पैक्ट है वो बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिला है, एंटीबायोटिक्स का कम से कम जो यूटिलाइजेशन है वो होना चाहिए। स्टूडेंट्स बॉडी आप देखिए कि सिम्टम्स को डेवलप करता है, फिर एंटीबायोटिक के रिगार्डिंग में उस तरीके से रेजिस्टेंस है वो डेवलप होता है। ये समय के साथ में फार्मास्यूटिकल अनएथिकल प्रैक्टिस है उसके बारे में भी मेंशन है वो हुआ करता है। काफ़ी बार आप देखिए कि जो हमारा मेडिसिन का जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर में एक रेड लाइन का इनिशिएटिव भी हुआ करता है, एंटीबायोटिक्स के ऊपर में रेड लाइन है उससे मार्क किया जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर के द्वारा अर्लियर पर्सन को ब्लेम किया गया है कि उनकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डैमेजिंग के अंदर में है। जीडीपी का जो प्रोडक्शन है वो लिटिल भी डिक्लाइन हुआ है यूएस के वहाँ पे। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है। यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, और अभी उनका जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो अभी देख डिस्कशन फेज के अंदर ही हैं। उसी समय में उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस हैं वो लगाए गए ईरान के ऊपर में। स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर भी न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में बोथ कंट्रीज का एक डिस्कशन हुआ करता था, फिर आप देखिए कि अर्लियर जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा उस एग्रीमेंट से एग्जिट है वो किया गया। अब फिर से जो न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में उनका जो टॉक्स हैं वो हो सकें। जेरूसलेम का जो एरिया है वहाँ पे फायर का इंसिडेंट सामने आया है। फायर के इंसिडेंट के अंदर में आप देखिए कि वाइल्ड फायर हुआ है, वो वाइल्ड फायर का जो इंसिडेंट है वो हुआ है। स्टूडेंट्स ईरान के द्वारा कुछ पर्सन है उनको हैंग किया गया है, जिनके द्वारा इजराइल को अपना सपोर्ट है या जो स्पाई है वो उसके अंदर में जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रसिया के बारे में है। रसिया के द्वारा मेंशन किया गया है कि यूक्रेन वॉर को क्विकली वे के अंदर अचीव है वो नहीं किया जा सकता, उस वॉर को जो एंड है वो नहीं किया जा सकता। और वियतनाम के अंदर में आप देखिए कि यूएस का जो एग्जिस्टेंस है वो होता है, यूएस की फोर्स वियतनाम के अंदर में जाती हैं। जब कैनेडी नाम के जो पर्सन है यूएस के डेट प्रेसिडेंट है वो हुआ करते थे। और स्टूडेंट्स यूएस की फोर्सेस का जो डिफरेंट टोपोग्राफी होने की वजह से वियतनाम के वहाँ पे जो सक्सेस है उसको नहीं अचीव किया गया था। तो वियतनाम का जो विक्ट्री है, आप देखिए कि कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में जो वॉर है उसको लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा। तो वियतनाम का जो विक्ट्री है उसका जो सेलिब्रेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। और फिर यूएस को एग्जिट है वो करना हुआ था, जैसे कि अफगानिस्तान के वहाँ पे यूएस के द्वारा एग्जिट किया गया कि जो अल्टीमेट गोल है उसको नहीं अचीव किया जा सका है वहाँ पे, सोसाइटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से। तो उसी तरीके से वियतनाम से भी एग्जिट है वो किया गया। वियतनाम वॉर के अंदर में आप देखिए कि जो टोपोग्राफी डिफरेंट था, डिफरेंट वहाँ पे जो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट था। तो इस वजह से यूएस का जो फोर्सेज के द्वारा कुछ इस तरीके से भी आप देखिए कि जो सब्सटेंस है उनको यूज किया गया कि उसका इम्पैक्ट है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर देखने के लिए मिला था।
तो उस प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो डील किया गया वियतनामीज डॉक्टर के द्वारा, तो उनको अभी आप देखिए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो भी दिया गया, जो फिलीपाइंस गवर्नमेंट के द्वारा एज ए एशिया के नोबल के रूप से दिया जाता है उनके एक फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उनके मेमोरी के अंदर में। तो बेसिकली यूएस की फोर्सेस के द्वारा यूज किया गया था, एजेंट ऑरेंज को यूज किया गया था। एजेंट ऑरेंज ऑरेंज आप देखिए कि वहाँ पे जो ट्रीज हैं उनको बर्निंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में यूटिलाइजेशन था, बट उसका इम्पैक्ट है वो हेल्थ के ऊपर में, वुमेन्स के ऊपर देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।